कैराना, महाराष्ट्र की भंडारा, गोंडिया और पालघर समेत 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 2019 आम चुनाव से पहले ये उपचुनाव बेहद अहम है। कैराना में बीजेपी के खिलाफ मायावती, अखिलेश और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। इससे पहले फूलपुर में विपक्ष ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराया था। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पालघर में बीजेपी के खिलाफ शिवसेना ने उम्मीदवार उतारा है। सवाल यह है कि क्या कैराना में विपक्षी एकता बीजेपी पर भारी पड़ेगी या फिर मोदी योगी के सामने विपक्ष पस्त होगा। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, लेकिन विपक्षी एकता का भी टेस्ट है कि विपक्ष सारा का सारा एक साथ तो आ गया है, पर क्या इस साथ को वो जीत में बदल पाएगा। विधानसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है, लोकसभा की 4 सीटों के लिए मतदान जारी है और 31 मई को रिजल्ट आ जाएगा कि ये जो विपक्षी एकता है ये जीती है या मोदी मैजिक काम कर गया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। पीयूष ठाकुर जी बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी भी कैराना में मौजूद है, उनसे भी हम संपर्क साधेंगे। अनुज जी, हमने कांग्रेस के नेता को भी सुना, बीजेपी के नेता को भी सुना। बहुत उम्मीदें दोनों ने ही लगाई हुई हैं और दोनों का ही लिटमस टेस्ट है, क्योंकि विपक्षी एकता की जीत होगी या मोदी मैजिक चलेगा। आपका जो जजमेंट वो क्या कहता है? देखिए, विपक्ष, पूरे विपक्ष के लिए और खासकर अजीत सिंह के लिए सीट का महत्व है। उनकी माताजी भी यहां से आज से 30 साल पहले लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। बगल की बागपत जहां कल रैली हुई, वहां बागपत में पिछले बार खुद अजीत सिंह चुनाव हार गए। तो ये जाटलैंड की लड़ाई जो है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस सीट का महत्व बहुत अधिक है। आप ध्यान करें कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी पहले चरण की वोटिंग पश्चिम से ही प्रारंभ हुई थी और उत्तर प्रदेश में बनारस में जाकर के अंतिम चरण में हुआ था। जी। विधानसभा चुनाव के समय ऐसा महसूस हुआ मीडिया रिपोर्टों से कि बीजेपी जरा लड़खड़ा गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन रिजल्ट जब आए तो पता लगा नहीं, वहां भी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन क्या वो पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी यहां 50% से अधिक वोट ले पाएगी? क्योंकि पिछली बार विपक्ष बटा हुआ था तो 40% वोट लेकर भी जीतना आसान था, मिले उसको 50 से ऊपर थे। लेकिन इस बार तो 50% वोट लिए बिना मृगांका का जीतना बहुत कठिन काम होगा। और अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि अब हम 50% की राजनीति कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है पीयूष जी, अभी तक 2014 के बाद 10 से ज्यादा उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन सभी में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। और अब जब पूरा विपक्ष लामबंद है तो कहीं ना कहीं चिंता है आपके खेमे में। शोभना जी, मैं 2 बातें आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आप ये देखिए कि कौन कौन सी पार्टी एक साथ आई है। ये सभी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जहां पर कि ये पहले से ही फिक्स है कि भाई कौन अध्यक्ष होगा। दूसरी बात कि ये सारी पार्टियां आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर ये सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दोबारा अगर चुन के अगर आती है तो फिर इनके अभी तक के जो घोटाले जो धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं वो पूर्णतः जनता के सामने आ जाएंगे। और इसीलिए इनका एक साथ आना हुआ है। ये कोई देश के भविष्य के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कोई सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनका एक मकसद है कि कैसे इनकी पार्टी या जो परिवारवाद का एक वंशवाद की एक राजनीति चल रही है इनके अंदर वो कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी बात कि जहां तक ये सवाल है कि अलग अलग, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक का कोई भी अगर चुनाव अगर हो उसको बराबर का महत्व देती है। एक एक चुनाव पे अगर हम जीतते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होते हैं, और अगर कहीं परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम विचार जब आप बोलते हैं कि हमारी कोशिशों में कुछ कमी रह गई, हम आगे और कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तो जो अध्यक्ष है वो तो विदेश घूमने चले जाते हैं। और दूसरी बात अभी राजपूत जी कह रहे थे, उस पर मैं इनको इनका फैक्ट्स क्लियर कर दूं। दूसरी बात जिसकी ये बात कर रहे थे कि वहां जाकर उद्घाटन कर दिया, दोनों अलग अलग एक्सप्रेसवे है, एक जो है दिल्ली मेरठ का है और दूसरा पेरिफेरल एक्सप्रेस। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं। राकेश, मैं आपसे ओवरऑल व्यू चाहूंगी, क्योंकि पालघर में पुराना मित्र शिवसेना बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। यूपी की बात करें, कैराना में सारा विपक्ष लामबंद है, तो क्या 2019 मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष लामबंद है, चाहे बात करें 4 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और 9 राज्यों में 10 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।
ऐसे में जो 4 लोकसभा के सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें खास तौर पर कैराना और पालघर काफी महत्व रखता है। कैराना में जिस तरह से हुकुम सिंह पिछली बार उन्हें 50% से ज्यादा उन्होंने मत हासिल किया था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार उनके बेटी के सामने हैं, उनके मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुआ था। तो वैसे में उन रालोद को समर्थन सपा, बसपा, कांग्रेस और आप पार्टी का है, और जिस तरह से पूरी पार्टियां जो हैं बीजेपी के खिलाफ लामबंद है, ऐसे में ये मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है उन्होंने वहां पर प्रचार किया था और साफ तौर पे कहा था कि चोर चोर मौसेरे भाई, उनके पार्टी के खिलाफ सभी दल लामबंद हैं, उनकी मंशा साफ है। वहीं पालघर की बात किया जाए महाराष्ट्र में, तो ये भी मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि यहां से बीजेपी सांसद चिंतामणि, जो कि उनके निधन से यह सीट खाली हुआ था, उनके बेटे को शिवसेना ने अपने पाले में कर लिया और वो शिवसेना के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पूरी तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है और उपचुनाव में, और कहीं ना कहीं ये दांव पर 4 लोकसभा की सीट के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तौर पर लामबंद है। कैराना की बात करें तो यहां पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं जो कैराना में मौजूद है। जी संजय, क्या अपडेट है आपके पास? मतदान केंद्रों में कितनी भीड़ है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार का जो नतीजा है कैराना का वो मतदान प्रतिशत पर बहुत निर्भर करता है। शोभना, इस समय 10 बजे और मतदान प्रतिशत यहां पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 30% तक मत अभी तक पड़ चुके हैं। लंबी लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख सकती हैं, लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। लोग यहां पर वोट का जो समय था 7 बजे, उसके ठीक 1 घंटे पहले से यहां पर सुबह 6 बजे से लाइनों में कतारों में खड़े हुए थे और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 2-2 घंटे यहां पर ईवीएम मशीन भी खराब रही है, जिसके कारण भी यहां पर भीड़ बढ़ी है। लेकिन हम आपको बता दें, यहां पर मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा हो सकता है, 60-70% के ऊपर तक हो सकता है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण गर्मी भी बताया जा रहा है, रोजा भी बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी यहां पर कई सारे पॉलिटिकल कारण है। जहां तक आप सवालों की बात करी थी राकेश सिंह से, आपने जो सवाल पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहूंगा शोभना, 2019 की जो डगर है बीजेपी की, कहीं न कहीं वो कठिन होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हुआ और बीजेपी को सत्ता में आने से रोका, वहीं इसी तरह से फूलपुर, गोरखपुर के बाद में कैराना में बीजेपी को घेरने में सफल हुआ है पूरा की पूरा विपक्ष। और कैराना के जो परिणाम होंगे वो 2019 की काफी हद तक दशा और दिशा तय करेंगे। ठीक है संजय, आप बने रहिए। सुरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आपको मूल मंत्र मिल गया है, सत्ता तक पहुंचने का मंत्र, मोदी मैजिक को रोकने का, मोदी लहर को रोकने का मंत्र मिल गया है, पूरा विपक्ष आपने लामबंद कर लिया है। शोभना, देखिए, हम लोग किसी मंत्र पे यकीन करते हैं, हम लोग कहां पे यकीन करते हैं? मंत्रों तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग करते हैं। मंत्रों पर यकीन इस तरीके का रहता है, अगर आप बंकर लीप देंगे तो उसमें परमाणु बम भी यकीन नहीं असर करेगा। तो मंत्रों से पाकिस्तान और चाइना को नेस्त नाबूद कर देते हैं। यहां पर हम लोग अपने कर्मों पर यकीन करते हैं, और कर्मों में बहुत स्पष्ट रूप से बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में जो छलावे किए हैं, चाहे मजदूर के साथ, चाहे किसान के साथ, चाहे नौजवान के साथ, इन कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। और हमने चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया हो, राइट टू एजुकेशन दिया हो, मनरेगा दी हो, चाहे 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे अखिलेश यादव ने दिया हो, 165 किलोमीटर हाईवे मायावती जी ने दिया हो, इस तरीके की तमाम विकास की योजनाएं दी हो, हमें अपने कामों पर जनता के बीच में भरोसा है। आगे भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल करेंगे, प्रपंच नहीं करेंगे। हम लोग इंडिया, स्किल इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम लोग करके दिखाने की बात करेंगे। और दूसरी बात, अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, इन कुछ बातें बड़ी की इनके परिवार की। हेलो, जी जी सुन रही हूं मैं। सर जल्दी खत्म करें, अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी जी
जी जी, मुझे 15-20 सेकंड दे दीजिए आप। मेरा बड़ा स्पष्ट मन है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो नेहरू परिवार को कोसने लगती है, परिवार को कोस। तो भाई इनका तो एक परिवार है, नागपुर से चलता है, बगैर परिवार है। हम लोगों का परिवार तो जो भी है, हमारा देश हमारा परिवार है। हम लड़के बच्चों वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। सच्चाई ये है कि उनके दर्द वही समझ सकते हैं, माता बहनों के बलात्कार जो होते हैं वही समझ सकते हैं जिनके परिवार होते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात हम समझ गए हैं। और अब अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहते हैं कि अभी तक कौन किस पर भारी पड़ रहा है। जो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा चल रही है उसमें कौन अभी तक बाजी मार रहा है। 2014 से अब तक लोकसभा की 21 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बीजेपी 10 लोकसभा में 4 सीटों पर ही दोबारा कब्जा कर पाई है। 2014 के बाद से बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर हारी है। तो एक बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी 3, आरजेडी 1 और कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया है उपचुनावों के बाद। टीएमसी ने 3 पर, आईयूएमएल का 1 सीट पर कब्जा हुआ है। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता जरूर है। टीआरएस ने 1 सीट पर, एनसी ने 1 पर, एनपीपी ने भी 1 सीट जीती है उपचुनावों के बाद। तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अनुज जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अनुज जी, उपचुनावों की बात हमने कर ली, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि कैराना में कांटे की टक्कर है, लेकिन जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, जो उनका भाषण था, गन्ना किसानों के लिए उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की, क्या लगता है कैराना प्रभावित होगा उससे? देखिए, ये कहना तो कठिन है कि कैराना की वोटिंग कल की घटनाओं से कितनी प्रभावित होगी। कोशिश जरूर की गई होगी। विपक्ष का आरोप भी है कि जानबूझ करके ये कार्यक्रम इस तरफ रखा गया। लेकिन देखिए, कार्यक्रम पिछले महीने से नितिन गडकरी डेट मांग रहे थे और बीच में जब हमें दिखाने ले गए थे तो हमें समझ में आया था कि सड़क पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं। बीच में 2-2.5 किलोमीटर पैच ऐसा था जो तैयार नहीं था, और एक पुल, रेलवे पुल जो है वो भी उस समय तैयार नहीं था। इसलिए पहले इसका उद्घाटन हो सकता होता, ऐसा मुझे नहीं लगता है। होना इन्हीं दिनों में आकर के था, क्योंकि कंप्लीट तब हो रहा था। कैराना के चुनाव की तारीख भी सर बहुत दिनों पहले से ही फाइनल थी। हाँ, वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। उसमें विपक्षी आरोप जरूर लगा सकता है, उसके पास लगाने का ये बहाना है। लेकिन ऐसे रोड शो जो दिल्ली में किया गया था या वहां पर उनका जो कार्यक्रम हुआ, उससे भी वोटिंग प्रभावित होती हो। वोटिंग, हाँ, यदि गन्ना किसान संतुष्ट हुए हों उनकी बातों से या नहीं हुए हो, ये उनके ऊपर है, उस पर जरूर निर्भर कर सकता है। लेकिन देखिए, गन्ना किसानों की जो समस्या है उसका समाधान फिलहाल विश्व में कोई भी सरकार नहीं निकाल सकती। ब्राजील से गन्ना शुगर के रेट तय होते हैं और वहां यदि 18 रुपए किलो पे शक्कर उपलब्ध हो विदेश के बाजार में आने के लिए, तो भारत के चीनी मिल और भारत की सरकारें किसानों को हर साल बढ़ता हुआ कीमत देते हुए गन्ना पर कैसे वायबल प्रोडक्ट बाजार में उतार सकती हैं, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। उपचुनावों की जो अग्नि परीक्षा जिस पर मतदान चल रहा है वो भी लगातार जारी है। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। के लिए मतदान जारी है। हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि भारी संख्या में मतदान हो रहा है। वहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। पीयूष जी बीजेपी के लीडर है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट है और हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ है। राकेश, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में चिंता तो जरूर होगी। जिस तरीके से कर्नाटक से वो ऐतिहासिक तस्वीर निकलकर सामने आई है, 2019 इतना भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। जो आज लोकसभा के 4 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, नागालैंड सीट छोड़कर जो 3 अन्य लोकसभा सीट पर हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर बीजेपी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जिस तरह से खासतौर पर कैराना की बात करें, विपक्ष लामबंद है। 4 पार्टियों के समर्थन मिला हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं उनको, तो सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने के लिए पूरी रणनीति जो है विपक्ष ने लगा रखी है। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नागालैंड को छोड़कर जो अन्य 3 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव जिसके अभी वोटिंग चल रहा है,
वो काफी महत्वपूर्ण रखता है। कैराना इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि ये दशा दिशा तय करेगी कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर अल्पसंख्यक वोट काफी संख्या में हैं, तो उससे दिशा तय होगी। और विपक्ष की जो रणनीति है कि सपा बसपा और कांग्रेस को भी लाने की एक तरह से कवायद की जा रही है, जो बीजेपी को घेरने के लिए, तो ऐसे में कैराना का जो उपचुनाव है काफी महत्वपूर्ण रखता है। तो कैराना का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जितने भी गेस्ट मौजूद हैं उन सभी का ये कहना है कि 2019 के लिए दिशा यहीं से तय होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। दिन भर इंडिया न्यूज पर उपचुनाव की अग्नि परीक्षा लगातार जारी है।